संजय सर का नोट्स है बेरोजगारी, ज्ञान बिंदु का नोट्स है। इसमें क्या है बेरोजगारी के बारे में, तो सामान्य परिचय है। श्रम शक्ति यानी कि किसी देश की कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 64 वर्ष का हो, वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की रुचि और सामर्थ्य है तथा जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए इच्छुक है, राष्ट्र की श्रम शक्ति कहलाता है। श्रम शक्ति किसको कहते हैं? किसी देश में कार्यशील जनसंख्या का वह हिस्सा जिसमें कार्य करने की रुचि और सामर्थ्य है तथा जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक हैं, ये राष्ट्र की श्रम शक्ति कहलाते हैं। देखते हैं बेरोजगारी किसको कहते हैं। वैसी व्यवस्था जब राष्ट्र की श्रम शक्ति को कार्य की उपलब्धता न हो, बेरोजगारी कहलाती है। वैसी अवस्था जब राष्ट्र की श्रम शक्ति को कार्य करने की उपलब्धता न हो, उसको बेरोजगारी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठबंधन यानी कि ILO के अनुसार वे सभी व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं किंतु रोजगार संलग्न नहीं है, उनको बेरोजगार कहेंगे। रफिन और ग्रेगोरी ने बेरोजगार होने के लिए 3 शर्तें रखा। पहला था वर्तमान समय में किसी कार्य में वो संलग्न ना हो। सेकंड है सक्रिय रूप से कार्य की तलाश में हो। और थर्ड है वर्तमान प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए उपलब्ध हो। देखते हैं बेरोजगारी के बेरोजगारी के प्रकार। तो पहला है परछन बेरोजगारी, उसके बाद मौसमी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी। ये सब बेरोजगारी के टाइप है। पहले देखते हैं प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। ऐसे लोग उत्पादन कार्य में लगे हैं जो उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं करते, जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। भारतीय कृषि में बेरोजगारी की यह रूप देखने को मिलती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर मिलेगी? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। यानी कि काम है 5 लोगों का और उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो उसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। 3 लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी लगे हुए हैं, ये हो गया प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। लगेगा कि कार्यबल में है बट रियल में वो कोई कार्य में नहीं है। अब है मौसमी बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर कृषि में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। इसमें श्रमिक की मांग वर्ष के कुछ समय के लिए होता है। यानी कि जब धान की निराई, कटाई या बुआई का कार्य होता है या कोई भी कृषि कार्य के लिए, तो उस टाइम श्रमिक का डिमांड बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा कुछ टाइम के लिए उन लोगों को रोज़गार मिलता है, बाकी साल में अन्य मंथ में वो बेरोजगार रहते हैं। तो इसको बोलेंगे मौसम के अकॉर्डिंग रोज़गार मिलता है, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। इसके बाद है ऐच्छिक बेरोजगारी। वर्तमान दर पर कार्य करने के लिए तैयार न होने या रोजगार उपलब्ध होने के बावजूद कार्य न करना चाहें। तो ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या है? अपना इच्छा अनुसार, इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं मिला है, तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी। वर्तमान दर पर कार्य के लिए तैयार हो परंतु काम ना मिले, यानी कि कोई भी कार्य करने के रेडी हो बट काम नहीं मिलता है, तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अब है संरचनात्मक बेरोजगारी। दीर्घकालिक औद्योगिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, ये उद्योग क्षेत्र में देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके बाद है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य करने के लिए मिलता है। अक्सर विकसित देशों में देखा जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। उसके बाद है चक्रीय बेरोजगारी। यह सामान्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये होता है चक्रीय बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी।
तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद है अल्प रोजगार, क्षमता या दक्षता के अनुसार कार्य न मिलना, ये अल्प रोजगार कहलाता है। अल्प रोजगार में क्या होता है, क्षमता या दक्षता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो उसको अल्प रोजगार कहते हैं। अब देखते हैं बेरोजगारी का मापन। बेरोजगारी का मापन कौन करता है, NSSO, यानी कि भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े को एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। आंकड़े एकत्रण हेतु आंकड़े को एकत्र करने के लिए 3 तरीके हैं। पहले है सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, उसके बाद साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण, उसके बाद दैनिक स्थिति। देखते हैं सामान्य स्थिति में क्या है, पिछले वर्षों में कितना समय आर्थिक क्रियाओं में संलग्नता नहीं थी, इससे संरचनात्मक बेरोजगारी का पता चलता है। यानी कि साल में कितने दिन आप बेरोजगार रहे हैं, उससे संरचनात्मक बेरोजगारी का आकलन किया जाता है। साप्ताहिक स्थिति से सर्वेक्षण सप्ताह में 1 घंटा का कार्य भी नहीं मिलता है। सर्वेक्षण सप्ताह में 1 घंटा का कार्य भी अगर नहीं मिलता है, दीर्घकालिक खुली बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों का मापा जाता है। तो ये सप्ताह के अकॉर्डिंग देखा जाता है कितना रोजगार मिला है, इससे दीर्घकालिक खुली बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों का मापन किया जाता है। अब है दैनिक स्थिति। सर्वेक्षण सप्ताह में 1 दिन या किसी दिन भी रोजगार नहीं मिलना, यह सभी मापन दृष्टिकोण में सर्वाधिक समावेशी है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के अनुसार देश में जून 2024 में बेरोजगारी दर 9.2 रहा। तो CMI के अकॉर्डिंग जून 2024 में बेरोजगारी दर कितना रहा है, 9.2%। NSSO के रिपोर्ट है 2023 के अकॉर्डिंग बेरोजगारी दर भारत में 3.1 रहा है। ILO डेटाबेस के आधार पर ILO के डेटाबेस पर आधारित सेंटर पर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस के मुताबिक 2020 में बेरोजगारी दर 7.11 रहा है। NCRB एक आंकड़े के अनुसार 2020 में बेरोजगारी के कारण 3548 लोगों ने आत्महत्या की। तो बेरोजगारी की वजह से NCRB के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में 3548 लोग आत्महत्या कर लिया है। श्रम मंत्रालय 2019 के रिपोर्ट के तुलना में 2011 की तुलना में 2018-19 में रोजगार 22% रोजगार की कमी हुई है। तो 11-12 से अगर तुलना की जाए 18-19 में, तो 22% रोजगार में कमी आई है। अब देखते हैं बेरोजगारी का कारण क्या है। तो निर्धनता है, ग्रामीण शहरी प्रवासन है, और लघु एवं कुटीर उद्योग की ह्रास हो गई है। निम्न बचत और निवेश भी एक कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी कारण है। श्रमिक अकुशलता भी कारण है। धीमी आर्थिक वृद्धि भी कारण है। कृषि का पिछड़ेपन एवं इस पर अतिशय दबाव भी एक कारण है। धीमा औद्योगिकीकरण भी कारण है। दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी एक कारण है। तीव्र तकनीकी परिवर्तन भी कारण है, और प्राकृतिक आपदाएं। बेरोजगारी के दुष्प्रभाव क्या हैं? तो आर्थिक में क्या हो जाएगा, निर्धनता में वृद्धि होगी, निम्न आर्थिक विकास होगा, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में कमी आ जाएगी, निम्न उत्पादकता होगा, मानव संसाधन की हानि हो जाएगी, औद्योगिक संघर्ष बढ़ेगा और मजदूरों का शोषण होगा। सामाजिक में क्या हो जाएगा, तो संसाधनों में असामान्य वितरण हो जाएगा, सामाजिक असमानता वृद्धि हो जाएगी, जीवन स्तर
निम्न हो जाएगा, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि अनैतिकता बढ़ जाएगी, शराबखोरी बढ़ जाएगी, जुआरी बढ़ जाएगी, चोरी बढ़ जाएगी, डकैती बढ़ जाएगी, इस सब में वृद्धि हो जाएगा और सामाजिक अशांति उत्पन्न हो जाएगी। राजनीतिक में क्या होगा कि सरकार के प्रति अविश्वसनीयता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, राजनीति अस्थिरता आदि उत्पन्न हो जाएगी। अब देखते हैं भारत में बेरोजगारी के प्रवृत्तियाँ। पहला है लाभकारी रोजगार की कमी होना चाहिए। लाभकारी रोजगार की कमी है, असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार मिला है, संविदा आधारित रोजगार में वृद्धि हुई है, स्वरोजगार के जोखिम बढ़ा है, रोजगार की कमी नहीं है, गुणवत्ता क्या दे रहा है, पूर्ण रोजगार की कमी। अच्छा, रोजगार की कमी नहीं, गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी नहीं, और रोजगार की कमी नहीं बल्कि रोजगार योग्य लोगों की कमी है। रोजगार विहीन आर्थिक विकास हो रहा है। सुझाव क्या, कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए सुझाव क्या है, तो तीव्र रूप से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए पहले। उसके बाद कृषि से संबंधित उद्योग का विकास किया जाए, गांवों में रोजगार उन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए, उद्योगों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जाए, तकनीक का युक्ति संगत प्रयोग किया जाए, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास किया जाए, बहुफसली कृषि का विकास किया जाए और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली विकसित किया जाए, और देश को रोजगार हेतु एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाए। अब देखते हैं सरकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन में है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। तो सर्वप्रथम इस क्रम में मनरेगा है। मनरेगा नरेगा नाम के अधिनियम से 2006 में स्थापित हुआ था। अनंतपुर आंध्र में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका प्रथम चरण 200 जिले में, द्वितीय चरण 330 जिले में 2008 से सभी जिलों में लागू है। तो 2008 से सभी जिलों में लागू है और 9 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया है। निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन के संबंध में भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। परिवार के व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी, केंद्र राज्य अंशदान 90:10 कर दिया गया है। तो केंद्र 90 देता है और 10 देता है कितना, नहीं ये कौन देता है, राज्य देता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में लाया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में खादी ग्राम उद्योग और शहरी क्षेत्र में जिला उद्योग केंद्र द्वारा होता है। इसके अंतर्गत उत्पादक परियोजनाओं के लिए 25 लाख रुपए, व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख ऋण मुहैया कराया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक योजना 2014 श्रम सुधार संबंधित श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु सरकारी सहायता के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 2016 से 20 में 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण PPP मॉडल पर कार्यान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके बाद लाया गया है अटल पेंशन योजना 2015 में। तो 2015 में 2 योजना हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1 करोड़ यूथ के लिए है, ये प्रशिक्षण देने के लिए, और सेकंड हो गया अटल पेंशन योजना। इसमें 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को स्वैच्छिक आवधिक अनुसंधान आधारित पेंशन प्रणाली प्रारंभ की गई है। कौशल विकास उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति भी लाया गया 2015 में, और देश के प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति है जिसका उद्देश्य कौशल एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए प्रभावी योजना का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016, इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू किया गया।
तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में शुरू की गई है और ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके बाद है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है। इसके बाद आया है प्रधानमंत्री कर्मी योगी मानधन योजना। यह छोटे खुदरा व्यापारियों एवं दुकानदारों के लिए पेंशन योजना है जिसका उद्घोषणा बजट 2019-20 में किया गया है। उसके बाद है गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020। बिहार राज्य के खगड़िया जिले में तेलिहार ग्राम में शुरू कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में अपने गांव वापस लौटने वाले प्रवासी कर्मकारों को सशक्त बनाने और उन्हें अपने क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। 125 दिवसीय अभियान में 6 राज्यों राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों में प्रारंभ किया गया जो एक महिला के रूप में कार्य करेगा एक मिशन के रूप में कार्य करेगा। बिहार में 32 जिले और यूपी के 31 जिले शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020। अब 2020 में एक और है पीएम स्वनिधि योजना। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई। तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया। 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से फेरी लगा रहे शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका के साधनों को पुनः प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजीगत ऋण मुहैया कराई जाएगी जिसकी अदायगी 1 वर्ष में मासिक किस्तों के माध्यम से करनी होगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन हेतु साझेदार है। कौन है इसका साझेदार? सिडबी। क्या है? बेरोजगारी खत्म हो गया। अब है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसमें एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं समन्वित उपयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है आदेशात्मक नियोजन, निर्देशात्मक नियोजन। उसके बाद है खंडित नियोजन। उसके बाद प्रादेशिक का क्षेत्रीय नियोजन। उसके बाद भारत का क्षेत्रीय नियोजन है। समझ नहीं आता है। आदेशात्मक नियोजन क्या है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में प्रचलित यह एक नियोजन मूलतः राज नियंत्रित नियोजन प्रणाली है जिसमें निजी भागीदारी नहीं होती। इसे मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित योजना भी कहते हैं। निर्देशात्मक नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रचलित नियोजन की इस प्रणाली को राज्य सरकार राज्य सहायक भूमिका में होती है। इसके बाद है खंडीय नियोजन। नियोजन विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें विकास के विभिन्न क्षेत्रों हेतु विशेष रूप से राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित कर आयोजन किया जाता है। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र आदि में। इसके बाद है प्रादेशिक क्षेत्रीय नियोजन। नियोजन विकास की इस प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों को विकास की इकाई मानकर नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भौतिक जलवायु दशाओं
संसाधन की उपलब्धता, जनसंख्या संरचना, आवश्यकताओं, समस्याओं तथा विकास की संभावनाओं और चुनौतियों को समझकर विकास की नीति का निर्माण तथा कार्यान्वयन किया जाता है। जैसे पर्वतीय, पठारी, मैदानी प्रदेश का नियोजन, बाढ़ ग्रसित, सूखा, ये सब देख करके नियोजन किया जाता है। अब है भारतीय क्षेत्रीय नियोजन। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि 1948 में बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। टेनेंसी घाटी परियोजना यूएसए की तर्ज पर है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। उसका बाद है दंडकारण्य परियोजना 1958 में बना। ये पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पुनर्वास हेतु लाभान्वित राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इससे है। और भारत में प्रादेशिक नियोजन का व्यवस्थित विकास 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974 से 79 के मध्य, जिसमें कई क्षेत्रीय नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र के विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र के विकास कार्यक्रम आदि हैं। बहुस्तरीय नियोजन। विकेंद्रीकृत नियोजन की इस प्रणाली में देश को विभिन्न प्रादेशिक में बांटकर विकास की नीतियों को विभिन्न स्तरों में पदानुक्रमिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है। भारत में बहुस्तरीय नियोजन एवं 5 स्तरों पर लागू किया गया है। कौन कौन है? केंद्र स्तर पर राज्य हो जाएगा, केंद्र के बाद राज्य हो जाएगा, उसके बाद जिला, फिर प्रखंड, फिर पंचायत। कैबिनेट समिति के निरीक्षण पीएम द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रीय या केंद्रीय स्तर पर नियोजन निर्धारण का कार्य करता है। मुख्य सचिव ये सीएम के निरीक्षण में करता है और ये प्रादेशिक या राज्य स्तर पर नियोजन तैयार करता है। डीएम के स्तर पर डीएम जो है जिला परिषद के स्तर पर करता है और ये स्थानीय या जिला स्तर पर नियोजन होता है। वीडियो द्वारा प्रखंड स्तर पर किया जाता है और ये प्रखंड स्तर पर नियोजन किया जाता है। भारत में नियोजन के उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक समृद्धि करना, रोजगार सृजन करना, आत्मनिर्भर होना और निर्धनता उन्मूलन करना, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक असमानता पर नियंत्रण करना और आधुनिकीकरण करना। भारत में नियोजन की उपलब्धियाँ तो आर्थिक विकास या राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, पूंजी निर्माण के दर में वृद्धि करना, उद्योग का विकास करना और सामाजिक सेवाओं जैसे कि शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि का विकास करना। उसके बाद रोजगार सृजन करना, निर्धनता उन्मूलन करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और कृषि का संस्थागत सुधार एवं हरित क्रांति हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। अब इन सारे उपलब्धियां के अलावा सीमा देखते हैं क्या है। सीमाएं यानी कि तो जीवन स्तर में बहुत कम वृद्धि हुई है, राजकोषीय घाटा में वृद्धि हुई है, उत्पादक क्षेत्र में धीमा विकास हुआ है, अकुशल प्रशासन है, बचत एवं निवेश की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है, परंतु देश के आर्थिक विकास दर काफ़ी धीमा रहा है। विदेशी विनिवेश संकट 1991 में आर्थिक संकट के आलोक में है, मुद्रास्फीति में तेजी आई है, बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, आय और धन में बंटवारा में असमानता हुई है, सुदृढ़ आधार का अभाव है। आर्थिक सुधार के बाद नियोजन के प्रासंगिकता, भुगतान संतुलन की समस्या, खाड़ी संकट, राजनीतिक अस्थिरता आदि के कारणों से 1980-90 के दशक में भारत के आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके निवारण हेतु 1991 में भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा की। आर्थिक सुधार के कारण
आर्थिक सुधार की इस प्रक्रिया के क्रम में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और बाजार की भूमिका का विस्तार हुआ तथा राज्य की भूमिका में कमी आई। इन कारणों से आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होने लगे। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह कहा जाने लगा कि नियोजन अब अप्रासंगिक हो गई है, परंतु ऐसा नहीं है। भारत जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में आर्थिक नियोजन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ राज्य एवं निजी भागीदारी का सह अस्तित्व है। राज्य एवं बाजार दोनों मिलकर आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया द्वारा देश के आर्थिक विकास की गति प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला है मानव विकास के लिए आधारभूत ढांचा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को विस्तृत करने, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा निर्देशित आर्थिक नियोजन जरूरी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित एवं प्रादेशिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए नियोजन में वृद्धि करना। उसके बाद है गरीबी, बेरोजगारी व क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए भी नियोजन आवश्यक है। देन आर्थिक समृद्धि को गति देने के लिए अनिवार्य अधोसंरचनाओं यानी कि परिवहन, ऊर्जा और संचार आदि के विकास में राज्य तथा निजी क्षेत्र के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए नियोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार में उत्पन्न विषमताओं को दूर करने में नियोजन सहायक हो सकता है। पर्यावरण विषयक सुधार में निजी क्षेत्र में रुचि न्यूनतम होती है, क्योंकि इनका उद्देश्य आधिकारिक लाभार्जन होता है। इसलिए पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु भी नियोजन आवश्यक है। दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक हितों की पूर्ति हेतु भी नियोजन जरूरी है। समावेशी लक्ष्यों को पूरा करने में नियोजन सहायक हो सकता है। देखते हैं हम नीति आयोग के बारे में। तो इसका स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह एक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग जो है ना, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा नीतिगत एवं दिशा निर्देश क्रियाशीलता प्रदान करेगा। केंद्र एवं राज्य के स्तर पर सरकारी नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग इस मूल अवधारणा में विश्वास करता है कि सशक्त राज्य से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। दूसरों शब्दों में यह राज्यों के सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और सरकारी संवाद को बढ़ाएगा। राज्य अपने हित को राष्ट्रीय हित के अनुसार बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकेंगे। नीति निर्धारण के संबंध में केंद्र राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के सलाह प्रदान करेगा। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी विकास पर जोर होगा। ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय विकास योजना बनाने हेतु मंत्र विकसित करेगा। विभिन्न मंत्रालयों केंद्र राज्य समन्वय में सहयोग प्रदान करेगा। विकास के एजेंडे में क्रियान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करेगा। आर्थिक नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हित में समन्वय स्थापित करेगा। वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान, जिनके आर्थिक प्रगति से लाभान्वित नहीं हो पाने का जोखिम होता है। संरचना क्या है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संचालन परिषद में है सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद में है
क्षेत्रीय परिषद में कौन है? तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों हेतु प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्य में हो जाते हैं अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यबल के लिए नियुक्त भारत सरकार का सचिव होता है। विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों का विशेषज्ञ होता है। नेक्स्ट है अब नीति आयोग और योजना आयोग के बीच तुलनात्मक अध्ययन। तो योजना आयोग जो था ना, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था, जबकि नीति आयोग है जो सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग में योजना आयोग की अपेक्षा व्यापक विशेषताएं विद्यमान हैं। नीति आयोग बॉटम टू अप दृष्टिकोण से है, यानी कि डाउन टू टॉप से है, और जबकि योजना आयोग है टॉप टू डाउन दृष्टिकोण से कार्य करता है। नीति आयोग में योजना आयोग की अपेक्षा राज्यों की भागीदारी ज़्यादा सशक्त है, जो सहकारी संवाद की भावना को बढ़ाता है। योजना आयोग के पास नीतियों को लागू करने एवं संबंधित योजनाओं हेतु धन आवंटन के अधिकार था, जबकि नीति आयोग के पास ऐसा कुछ अधिकार नहीं है। अब है वित्त आयोग। वित्त आयोग है ना 2021 से लेकर के 26 तक 15वां वित्त आयोग। दिसंबर 2017 में एन.के. सिंह के अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। अपनी अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किया और इसका कार्यकाल 21 से 26 तक रहेगा इस तरह से। और सिफारिश क्या क्या किया गया? तो 21 से 26 में 2021 से 26 में केंद्रीय करों की कुल संग्रह राज्यों की हिस्सेदारी 41%, यानी कि राज्य को 41%, जो कि 14वें वित्त आयोग से 1% कम है। हाँ, उसके बाद में है राज्य के हिस्सा निर्धारण के फॉर्मूला। आय का अंतर का 45% मिल जाएगा राज्य को, क्षेत्रफल का 15%, जनसंख्या का भी 15%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन का 12.5% और वन एवं पारिस्थितिकी का 10%। कर और राजकोषीय प्रबंधन का 2.5% है। अनुदान संबंधित सिफारिश। राजस्व घाटा अनुदान 17 राज्यों के राजस्व घाटा सप्ताह में 35 लाख है। क्षेत्रीय विशिष्ट अनुदान 8 क्षेत्रों में दिया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, कृषि सुधार वगैरह में। और स्थानीय निकाय के लिए अनुदान 4.36 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा 2025-26 में जीडीपी का 4% तक है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद बनाई जाए, जिसके पास केंद्र एवं राज्य के रिकॉर्डों का आकलन करने का अधिकार हो। राज्य को 2022 तक स्वास्थ्य पर अपने व्यय को बढ़ाकर 8% करना चाहिए। साथ ही अखिल भारतीय मेडिकल और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। 15वें वित्त आयोग द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हुए परिवर्तन और उससे उपजे विवाद। योजना आयोग द्वारा 2011 के जनगणना को संसाधनों के वितरण के लिए निर्धारित फार्मूला का आधार बनाया गया। इससे पहले 1971 में जनगणना का आधार थी। विवाद क्या है? तो दक्षिण राज्यों की चिंताएं, यानी कि चूँकि दक्षिण राज्य ने परिवार नियोजन के प्रयासों को बढ़ावा दिया, इसलिए बिहार यूपी की तुलना में वहाँ प्रजनन दर कम है। इस परिप्रेक्ष्य में बदलाव उचित प्रयासों
के लिए दंड भुगतने का समान होगा। तो इस तरह का बदलाव क्या होगा, उचित प्रयासों के लिए दंड भुगतने के लिए, क्योंकि जनसंख्या पर भी टैक्स मिल रहा है। आयोग यह विचार करेगा कि राजस्व घाटे के मद में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदान उचित है या नहीं। इस पर भी विवाद है। इस पर क्या है, तो इससे पूर्व आयोग द्वारा लगातार अनुदान दिया जाता रहा है। संविधान के अनुच्छेद 275(1), 280 के 36 के प्रतिकूल यह विचार होगा कि ऊर्ध्वाधर असंतुलन दूर करने की अनुशंसा करता है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण 14वें वित्त आयोग द्वारा बढ़ाए गए कर हस्तांतरण पर विचार करेगा। इसके क्या प्रभाव रहे हैं और यह कितना प्रभावी हुआ है आदि प्रश्नों पर विचार करना है। इस पर भी विवाद है कि राज्यों को भय है इससे कर हस्तांतरण में कमी आएगी। इसके बाद है निष्पादन आधारित प्रोत्साहन, जिनके द्वारा स्वच्छता मिशन, डूइंग बिजनेस, जीएसटी आदि नीतियों के परिप्रेक्ष्य में अच्छा कार्य किया गया है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस संदर्भ में आयोग विचार करेगा। तो इस पर भी विवाद है कि बिहार जैसे राज्य मानव संसाधन एवं वित्त की कमी के कारण अनुसंधान में रहे हैं और राज्यों और केंद्र की मशीनरी के रूप में अभिव्यक्त करता है। लोकप्रिय उपायों पर व्यय की कमी या नियंत्रण, यह राज्य द्वारा व्यय किए जाने वाले विषयों का प्रश्न है। साथ ही लोकप्रिय उपायों का चयन कैसे हो यह भी विवादित है। राज्यों द्वारा उधार को कम करना, यानी कि TOR राज्यों के आधार को GSDP में मौजूद 9% से कम करके 1.7% तक लाना चाहता है और ये राज्य के पूंजीगत व्यय को कम करेगा। इसके लेकर भी विवाद है। इस तरह से GST के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई को केंद्रीय गारंटी एवं केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। केंद्र का पक्ष न्यू इंडिया विजन 2020 के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि केंद्र के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। साथ ही 1971 से देश की जनसंख्या का बड़ा बदलाव हुआ। 71 में जहाँ जनसंख्या 35 करोड़ थी, वहीं 2011-12 में 121 करोड़ पहुँच गया है। आगे की राह क्या है, तो यह सर्वविदित है कि राज्यों के उत्तरदायित्व के अपेक्षा संसाधनों की कमी है, इसलिए आवश्यक है कि उन्हें उचित हिस्सा प्रदान किया जाए और केंद्र अपने को संसूची तक सीमित रखे। जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि के विषय में विचार होनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जनसंख्या के ज़रूरतों को भी पूरा किया जाना चाहिए। सभी नीति का या विजन का निर्माण में राज्यों के साथ समन्वयकारी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास का तात्पर्य ऐसा विकास जिसमें समाज के प्रत्येक लोगों को समान अवसरों के साथ विकास का लाभ समान रूप से प्राप्त हो। ऐसा विकास जिसमें समाज के प्रत्येक लोगों का समान अवसर मिले और साथ ही
विकास का लाभ समान रूप से प्राप्त हो, इसको कहते हैं समावेशी विकास, यानी कि सबका विकास। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के अनुसार समावेशी विकास वैसे आर्थिक विकास है जो पूरे समाज के उचित रूप से परिवर्तित किया जाता है और सभी के लिए समान अवसर पैदा करता है। समावेशी विकास के प्रमुख घटक गरीबी को कम करना, कृषि के क्षेत्र का विकास करना, अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण प्रणाली और सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव को कम करना है। गुणवत्तापूर्ण रोजगार में वृद्धि करना, सामाजिक क्षेत्र का विकास करना और मानव विकास के सूचकांक में सुधार करना होगा। समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है? सुधारणीय विकास हेतु आवश्यकता है। वंचित समूहों को की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी आवश्यक है। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियों की समाप्ति हेतु भी आवश्यक है और आय वितरण में असंतुलन की स्थिति में निपटान हेतु भी आवश्यक है और क्षेत्रीय असमानता की समाप्ति हेतु भी। लेकिन अब देखते हैं समावेशी विकास की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को शहर में की तरफ प्रवासन हो रहा है। शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन से कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और कृषि उत्पादकता में कमी हो रही है। शहरों की जनसंख्या का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव से समावेशी विकास के मार्ग बाधित हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी एवं दीर्घकालिक रोजगार साधनों की कमी हो रही है। अब देखते हैं इसके लिए सरकारी पहल क्या है। 13वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास की अवधारणा पर प्रस्तुत की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तीव्र समावेशी और सतत विकास पर बल दिया गया था। वित्तीय समावेशी हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास और विभिन्न योजना जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, मिड डे मील, मनरेगा की शुरुआत की गई थी। महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। कृषि के विकास और किसानों के आय बढ़ाने हेतु किए जा रहे हैं प्रयास और दिव्यांगजनों के जीवन को सरल बनाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। अब रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, हरित क्रांति।